फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री देख रहे हैं, जिसमें अब हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री देख रहे हैं और हम लोगों ने क्लास 8 की हिस्ट्री में भी फर्स्ट चैप्टर कर लिया है। दूसरे चैप्टर का एक वीडियो हमने ऑलरेडी पब्लिक किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर के जरूर देखें। आज ये सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्यों आया? क्योंकि काफी लंबा चैप्टर है, काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो एक वीडियो में कवर करना मुश्किल था। इस वजह से हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कवर किया है। ठीक है, तो एक वीडियो में हमने कई सारे पॉइंट्स देख लिए थे, कैसे जो हमारे यहाँ विदेशी कंपनियां हैं वो आती हैं, किन के टाइम पीरियड में आती हैं और उनके द्वारा कैसे 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ने के बाद भारत देश के कई सारे क्षेत्रों पर से उनका कब्जा हो जाता है और उनका जो रेवेन्यू है वो भी काफी सारा बढ़ जाता है। जहां एक तरफ पहले क्या होता था कि वो लोग विदेश से सोना चांदी ला करके हमारे यहाँ से व्यापार किया करते थे, वहीं आप देखेंगे कि घटना जो है वो परिवर्तित हो जाती है 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद। और वो क्या परिवर्तन होता है कि उनके पास जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला रीजन है उसकी दीवानी मिल जाती है, जिससे उनका जो राजस्व है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और जब उनका राजस्व बढ़ गया तो वो लोग जो बाहर से सोना चांदी ला करके हमारे यहाँ व्यापार कर रहे थे वो काम बंद कर देते हैं, हमारे यहाँ का ही राजस्व लेकर के हमारे यहाँ से व्यापार करते और हमारा जो धन है वो ज्यादातर कहाँ चला जाता? विदेशों में चला जाता। ठीक है, एक तो पहले जो सोना चांदी आ रहा था वो भी आना बंद हो गया, ऊपर से जो हमारा राजस्व पहले हमारे ही यहाँ के राजा रजवाड़े ले रहे थे अब वो विदेशों में जाने लगा। ठीक है, अब हम देखेंगे आज की वीडियो में कि कैसे जो व्यापारिक कंपनी है उसका जो मन है धीरे धीरे इतना ज्यादा मतलब कि हो जाता है कि अब तो पूरे भारत देश पर ही कब्जा कर लेना है। जिस भी शासक के साथ उसका जरा सा भी टकराव होता वो उसको पूरी तरह से निस्तो नाबूद करके सीधे अपने साम्राज्य में मिला लेना चाहती है। ठीक है, और इसके क्रम में आप देखेंगे कि ये लोग मैसूर से लड़ाई करेंगे, मराठाओं से लड़ाई करेंगे, सिखों से लड़ाई करेंगे और साथ में जो अफगानिस्तान का सिंध वाला रीजन है उस पर भी इन लोगों का कब्जा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सारे पॉइंट्स। और हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आज हम लोग कई सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अगर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं तो उसका जवाब देने का प्रयास जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं अपना क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछली वीडियो में करवा दिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। ठीक है, तो बस आ गया है क्वेश्चन नंबर 10। हमने सहायक संधि तक कर लिया था और हमने बता दिया था कि सहायक संधि क्या थी। तो उसमें था कि जो भी मतलब कि राजा रजवाड़े हैं या जो जिन भी व्यक्तियों के यहाँ उनके राज्य में जो सहायक संधि के तहत सेना रखी जाती थी, उस सेना में जो भी खर्चा आता था उसको देने का काम किनका था? तो जिनके यहाँ जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सेना रखी गई है वो लोग उनका जो भरण पोषण है वो किया करते थे। और सपोज दैट वो लोग उनको सेना का जो वेतन है वो देने में असमर्थ होते हैं तो क्या होता था? तो उनकी जो जमीन है उसको ले लिया जाता था। ठीक है, और इसके क्रम में आप देखेंगे कि अवध का कई सारा हिस्सा जो अंग्रेज हैं वो ले चुके थे, हैदराबाद का भी कई सारा हिस्सा उन लोगों ने हड़प लिया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे पास विकल्प है कि वो एक शक्तिशाली योद्धा और कुशल प्रशासक थे, दूसरा उन्होंने अंग्रेजों के साथ कई युद्ध लड़े, तीसरा है कि उन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो उत्तर पहले ही दिख रहा है, तो इसका जो सही विकल्प है वो तो हो जाएगा डी वाला, यानी कि जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट सत्य हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आखिरकार ये टीपू सुल्तान जी कौन है। तो टीपू सुल्तान भैया मैसूर के शासक हैदर अली के पुत्र थे। ठीक है, मैसूर के शासक जो हैदर अली जी थे उनके पुत्र थे टीपू सुल्तान। ठीक, तो हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में जो मैसूर है वो काफी जो है उन्नति कर रहा था और ये चीजें जो है वो अंग्रेजों से देखी नहीं जा रही थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज तो पूरे भारत का जो व्यापार है उस पर कब्जा करना चाह रहे थे। तो स्टार्टिंग में जो अंग्रेज हैं वो अपनी जो नीतियां हैं पहले उसको थोपने का प्रयास करते, लेकिन आप देखेंगे कि उस समय जो इनकी नीति चल रही थी वो कौन सी थी? वो थी
हमारी सहायक संधि, हमारी नहीं दरअसल अंग्रेजों के द्वारा स्टार्ट की गई थी सहायक संधि। तो पहले तो वो सोचते थे, पहले उन्होंने मैसूर के साथ भी यही सोचा कि आप जो सहायक संधि है उस पर हस्ताक्षर कर दें। पहले उन्होंने मैसूर के पास ये प्रस्ताव भेजा कि आप जो सहायक संधि है उस पर हस्ताक्षर करें, लेकिन जब मैसूर की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी गई तो फिर अंग्रेजों की ये नीतियां थी कि जब उनके हित आपस में टकराते थे तो वो लोग प्रत्यक्ष रूप में युद्ध करना भी स्टार्ट कर देते थे। तो जब अंग्रेजों का जो अप्रत्यक्ष रूप से काम करना था, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से वो जो सहायक संधि के माध्यम से मैसूर पे कब्जा करना चाह रहे थे, जब उसमें वो असफल हुए तो उन्होंने डायरेक्ट जो है फेस टू फेस युद्ध करना ठीक समझा। और ये युद्ध क्यों करना चाह रहे थे? क्योंकि ये लोग जो हमारे भारत देश का व्यापार है उस पर पूरी तरह से कब्जा करना चाह रहे थे। ठीक है, तो भारत देश का जो व्यापार है उस पर ये पूरी तरह से कब्जा करना चाह रहे थे। और स्पेशली आप देखेंगे कि जो हमारे भारत देश का दक्षिणी भाग है, केरल वाला तट, वहां आप देखेंगे कि जो मालाबार तट है, मालाबार तट, उस पर ये व्यापार में पूरी तरह से नियंत्रण चाह रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। लेकिन जो मालाबार तट था वो मैसूर के कब्जे में था, मैसूर वहां पे जो है अपना नियंत्रण रखे हुआ था। तो इस वजह से इनके जो हित हैं वो आपस में टकरा रहे थे और फिर कुछ नहीं समझ में आया तो फिर जो युद्ध है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल 4 युद्ध हुए हैं, 4 युद्ध हुए हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? आंग्ल मैसूर वॉर के नाम से। ठीक है, आंग्ल मैसूर वॉर के नाम से इसको जाना जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इवन पीसीएस तक में पूछा है। ईयर पूछ लेते हैं, एक साइड जो है पहला दूसरा तीसरा करके दे देंगे, एक साइड ईयर दे देंगे, आपको मैच करना रहेगा। या फिर कभी कभी जो संधियां हैं उनको पूछ लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी 8th क्लास वाले में संधि नहीं बताई गई है तो हम लोग उसको आगे देखेंगे। जो पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हैं हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं और बहुत ज्यादा आगे आगे भागेंगे नहीं। तो आप देखिए कि जो आंग्ल मैसूर वॉर है हम उसको पहले देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि जो पहला आंग्ल मैसूर वॉर है वो कब होता है। तो जो पहला आंग्ल मैसूर वॉर है वो 1767 में शुरू हो जाता है। 1767 से 1769 के मध्य पहला आंग्ल मैसूर वॉर होता है, जिसमें मैसूर की तरफ से जो मतलब शासक युद्ध कर रहे थे वो कौन थे? वो थे हैदर अली जी। ठीक है, यानी कि टीपू सुल्तान के पिताजी उस टाइम पे जो है इस जो मतलब कि युद्ध हो रहा था उसका नेतृत्व कर रहे थे। आगे आप देखिए दूसरा जो वॉर होता है वो कब होता है? वो 1780 से 1784 तक होता है। ठीक है, 1782 में आप देखेंगे कि युद्ध करते समय एक गोली लगती है मतलब टीपू सुल्तान के पापा यानी हैदर अली जी को, लेकिन उस गोली लगने से वो तुरंत नहीं उनकी मृत्यु होती, लेकिन आगे चल करके उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो 1782 से 1784 तक जो सेकंड आंग्ल मैसूर वॉर है इसका नेतृत्व टीपू सुल्तान के द्वारा किया जाता है। तीसरा हम लोग देखें कि जो हमारा तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर है वो कब से कब तक हुआ? तो वो 1790 से 1792 के मध्य हुआ। और इसमें कौन जो है मतलब इसका नेतृत्व किए थे? तो इस समय पे हैदर अली जी तो चले ही गए थे, तो टीपू सुल्तान जो है वो नेतृत्व किए थे। ठीक है, चौथा जो आंग्ल मैसूर होता है, चौथा जो आंग्ल मैसूर वॉर होता है वो कब होता है? वो होता है 1799 में। और इसी 1799 में श्रीरंगपट्टनम का जो किला है वहीं पे मतलब वो उनका जो है किला था मतलब मैसूर का, वहीं पे युद्ध करते हुए जो टीपू सुल्तान है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो 1799 में 4th एंग्लो मैसूर वॉर में जो टीपू सुल्तान है उनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसे शांति से नहीं हुई थी, हम देखेंगे कि एक और पॉइंट है जो तीसरा वाला वॉर हुआ था। एक पहले तो मतलब जो टीपू सुल्तान है उनके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो हमें जानना चाहिए। अब देखिए 1782 में जो दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा था इसमें यद्यपि ये चला था 84 तक, लेकिन 1782 में जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो जो नेतृत्व करने का काम है वो टीपू सुल्तान को मिल जाता है। टीपू सुल्तान जी के द्वारा 1785 में क्या किया गया? टीपू सुल्तान ने 1785 में अपनी रियासत में पड़ने वाले जो भी बंदरगाह थे वहां से चंदन और काली मिर्च तथा इलायची का जो निर्यात था वो बंद कर दिया। ठीक है, किसका किसका? चंदन, काली मिर्च तथा इलायची, इनका जो निर्यात था वो बंद कर दिया। और इसके साथ इन्होंने क्या किया? इन्होंने फ्रांस के साथ
जो फ्रांसीसी कंपनी थी फ्रांस के साथ, उनके साथ अपने जो संबंध हैं वो मजबूत किए। साथ में जो मतलब उनकी सेना थी उसका आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों के पेट में तो ये सारी चीजें पचेंगी नहीं, तो फिर ये लोग क्या काम करते हैं, ऐसे चीजें चलती रहती हैं। जब थर्ड वॉर स्टार्ट होता है, तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर, और वो कब स्टार्ट होता है, वो हो जाता है 1790 में। 90 तो जी लिखा होता है, 1790 में तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होता है। और इसमें यानी कि जो तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर है जो 1790 में स्टार्ट होता है, इसमें मराठा प्लस हैदराबाद के जो निजाम थे, वो हैदराबाद के निजाम और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी, इन तीनों लोगों ने मिल करके जो मतलब कि टीपू सुल्तान थे उनको पराजित किया। पराजित करने का मतलब है कि पूरी तरह से पराजित नहीं कर पाए। इसमें एक संधि होती है, क्योंकि जो चौथा एंग्लो मैसूर वॉर होता है उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। तीसरा वाला जो एंग्लो मैसूर वॉर होता है इसमें एक संधि होती है जिसे हम कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है कब होती है, 1792 में होती है। काफी अपमानजनक संधि थी। इसमें क्या होता है, इसमें टीपू सुल्तान को जो इस संधि के तहत अपने जो दो पुत्र थे उन्हें मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना पड़ता है। और अब जब जाहिर सी बात है कि इतनी अपमानजनक संधि होगी तो कोई भी जो बहादुर व्यक्ति है वो छटपटाएगा। और यही सारी चीजें हैं जो चौथे एंग्लो मैसूर वॉर के लिए टीपू सुल्तान को प्रेरित करती हैं। और आगे चल करके 1799 में फिर से फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है और श्रीरंगपट्टनम के किले पर लड़ते हुए फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये टीपू सुल्तान का इतिहास है। ज्यादा कुछ एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है, जो बताया गया वो हमने आपको बता दिया। कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे एक चित्र यहाँ पे दिखाया गया है जो हम अभी देखेंगे। आगे देखिए, कह रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन में आप बताइए, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर क्यों कहा जाता है। विकल्प क्या है, वो बचपन से ही शेरों से खेलते थे। दूसरा विकल्प है उन्होंने एक शेर को अकेले ही मार गिराया था। तीसरा, उनकी शाही तलवार पर शेर की आकृति बनी हुई थी। और चौथा करें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला वाला तो कुछ खास मजा नहीं दे रहा है, दूसरा ठीक है, तीसरा भी ठीक नहीं है, चौथा कोई मतलब का ही नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला हो जाएगा कि उन्होंने एक शेर को अकेले ही मार गिराया था। ये देखिए एक चित्र बना हुआ है, ये खिलौना है, टीपू का खिलौना शेर। और इसके बारे में यहाँ बताया गया है, क्या बताया गया है, ये जो खिलौना है यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें ये नकली शेर, और ये जो शेर है ना वो है क्या, यहाँ बताया गया है कि एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाजें आती थी। अब ये खिलौना कहाँ पे है, तो ये जो मतलब खिलौना है वो लंदन स्थित जो विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम है वहां पे रखा हुआ है। 4 मई 1799 को, जब ये देखिए डेट याद रखिएगा, 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। यानी कि ये जो खिलौना है उसको अभी भी रखा हुआ है। कहाँ पे रखा गया है अंग्रेजों के द्वारा, तो विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। और ये जो टीपू सुल्तान है इन्हें जो कहा जाता है शेर मैसूर, इसके पीछे यही एक कारण है कि उन्होंने बचपन में मतलब वो कहीं गए हुए थे जंगल में और अचानक जो शेर है वो हमला करता है। उस टाइम पे टीपू सुल्तान जी के पास उनकी तलवार नहीं थी और जो उनकी कटार थी, यानी मतलब एक जो चाकू जैसा होता है उसको कटार बोलते हैं, चाकू तो सब्जी काटने वाली है, तो जो कटार है वो भी जमीन में गिर गई रहती है। लेकिन वो बहादुरी के साथ लड़ते हुए कटार को उठा भी लेते हैं और साथ में जो शेर है उसको निपटा भी देते हैं। इसी वजह से इन्हें शेर ए मैसूर कहा जाता है। ऐसा जो कहानी है वो एनसीईआरटी में दी हुई है। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, मराठों के बारे में वो क्वेश्चन बन गया है। तो मैसूर के बारे में यही 4 पॉइंट्स थे। एक तो चारों वॉर याद रखना है आपको, कब उनकी मृत्यु हुई है ये याद रखना है, और साथ में मतलब कि कहाँ से बिलोंग करते हैं और किन के द्वारा, एक क्वेश्चन बनता है ना कि किन के द्वारा जो है अपना जो सेना है उसका आधुनिकीकरण किया गया था फ्रेंच या फ्रांस की तर्ज पर।
तो आप याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान ने ऐसा करने का प्रयास किया था। और भी कई क्वेश्चंस हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि मराठों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी कि सत्य नहीं है। विकल्प में 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठों का दिल्ली से देश चलाने का जो सपना है वो टूट गया। दूसरा क्या है, उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। तीसरा, इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। चौथा, ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक साम्राज्य के सदस्य थे। हमसे पूछ क्या रहे हैं, रॉन्ग पूछ रहे हैं। हालांकि उत्तर तो आपको दिख ही गया है, तो इसका जो सही मतलब कि उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाला, यानी कि ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक साम्राज्य के सदस्य थे, यही रॉन्ग है। बाकी मराठों के बारे में ये जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सही है। मराठा जो है जब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है मतलब अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य, इसमें जो मराठे हैं वो बुरी तरह पराजित हो जाते हैं और जो वो सोच रहे थे कि केंद्रीय सत्ता यानी कि जो दिल्ली की सत्ता है वो इनके हाथ में आ जाएगी, तो वहां तक पहुंचने का इनका जो सपना है वो चूर चूर हो गया। ठीक है, और जब ये हुआ यानी कि 1761 में जब तीसरी लड़ाई हुई पानीपत की, तो उसी के साथ जो इनका राज्य था वो कई भागों में बढ़ जाता है। और वो जो भाग है वो कौन है, एक तो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो मतलब कि साम्राज्य है वो ऐसे लोगों के मध्य ऐसे जो मतलब कि राजवंशों में बढ़ जाता है। और साथ में हम देखेंगे कि ये जो मतलब कि ये जो सिंधिया, होलकर, ये सारे लोग हैं, ये सारे लोग मतलब एक पेशवा के अंतर्गत कन्फेडरेंसी के सदस्य थे, जबकि ये क्या कह रहे हैं कि एक साम्राज्य के सदस्य थे। एक साम्राज्य के सदस्य नहीं थे, एक कन्फेडरेंसी के सदस्य थे। जो पेशवा थे वो सेना और प्रशासन दोनों के ही नेता हुआ करते थे। ठीक है, यानी कि जो पेशवा का पद था वो सैनिक का भी काम देखते थे, सैनिक के भी हेड होते थे, और जो प्रशासन है उसके भी हेड हुआ करते थे। और जो पेशवा है वो कहाँ पे निवास करते थे, तो पुणे में वो रहा करते थे। और अगर कोई पूछ ले कि जो मराठा है उनकी राजधानी कौन सी थी, तो वो भी पुणे में थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। और आगे भी देख लें, क्या पता हो, नहीं यहाँ नहीं है, फिर हम बता देते हैं कि अब देखें, जैसे मैसूर के साथ अंग्रेजों ने क्या किया था, युद्ध किया था, 4 युद्ध, वैसे ही मराठों के साथ भी अंग्रेजों का युद्ध होता है। तो अब हम देख लेते हैं जो अंग्रेजों का मराठा के साथ वॉर हुआ है वो कौन कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम एंग्लो मराठा वॉर। ठीक, प्रथम एंग्लो मराठा वॉर। तो जो पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ है वो कब से कब हुआ, तो भैया वो 1782 में, क्योंकि इसकी ना एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है कि कब से शुरू हुआ है कब खत्म हुआ है। जो एनसीईआरटी में बताया गया है वो यही बताया गया है कि जो पहला एंग्लो मराठा वॉर है वो 1782 में सालबाई की संधि के साथ समाप्त होता है। और ये सालबाई की संधि भी आरओ में पूछा गया था। ठीक है, तो 1782 में सालबाई की संधि के साथ पहला जो एंग्लो मराठा वॉर है वो समाप्त हुआ है। और आप देखेंगे कि ना तो इसमें मराठों की विजय हुई और ना ही जो अंग्रेज हैं उनकी विजय हुई, केवल एक संधि होती है। और उस संधि का नाम क्या है, उस संधि का नाम है 1782 की सालबाई की संधि। दूसरा जो एंग्लो मतलब कि मराठा वॉर होता है, ये इसमें चूंकि दिया हुआ है कब से कब तक हुआ है, तो जो भी दिया है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। कुछ एक्स्ट्रा हम बताने से बच भी रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एनसीईआरटी में ही बहुत सारी चीजें हैं और आगे हम लोग क्लासेस आगे बढ़ाते चलेंगे ना, तो जो कुछ छूटा हुआ है वो एक के बाद एक खुद ही कवर हो जाएगा। इसी वजह से जो जस्ट चैप्टर में जितनी जानकारी दी है हम केवल उतना ही बताते चलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ है वो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, और ये जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ है वो 1803 में स्टार्ट हुआ है और 1805 तक चला है। ठीक है, और ये आप देखेंगे कि कई मोर्चे पर ये युद्ध होता है और परिणाम स्वरूप उड़ीसा वाला जो रीजन है वो, यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली वाला जो रीजन है, उन सभी को लेकर के कई भूभाग थे जिन पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का क्या परिणाम हुआ, तो जो दूसरा एंग्लो मराठा वॉर है उसमें अंग्रेज जो है उन्होंने
उड़ीसा वाला रीजन पर कब्जा कर लिया, यमुना नदी के उत्तर में स्थित जो आगरा और दिल्ली वाला रीजन है उन पर, तथा कई अन्य छोटे छोटे भाग थे जो पहले मराठा के क्षेत्र में थे, अब वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गए हैं। फिर हम देखेंगे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, और ये जो तीसरा एंग्लो मराठा वॉर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। और इसमें क्या हुआ, जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है वो 1817 से स्टार्ट होता है और 1819 तक चलता है, ठीक है। 1817 से स्टार्ट हुआ, 1819 तक तीसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ। और इसमें क्या हुआ, इसमें मतलब जो मराठा हैं उनको एकदम ठीक ठाक कर दिया गया, पेशवा को पुणे से हटा करके कानपुर के पास जो बिठूर वाला रीजन था वहां पे भेज दिया गया और बता दिया गया कि अब आपको केवल पेंशन मिलती रहेगी, आप अपना पेंशन से गुजारा करते रहिएगा। यानी कि जो मराठा थे उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, उनको अपने में मिला लिया गया, और जो वहां के पेशवा थे जो बहुत बड़ा पद माना जाता था मराठों में, उस पद को मतलब वैसे ही बना रहा, लेकिन उन्हें केवल और केवल पेंशन पर जीवित रहने के लिए बिठूर में भेज दिया गया। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, जो 3 एंग्लो मराठा वॉर है वो, और जो हमने 4 एंग्लो मशहूर वॉर बताए वो। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, रानी चेन्नम्मा से बना हुआ है। कह रहे हैं कि रानी चेन्नम्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमारे पास विकल्प क्या है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, ठीक है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तीसरा कह रहे हैं 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर आगे कह रहे हैं कि सारे के सारे कथन सत्य हैं। तो इसका जो उत्तर है क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो रानी चेन्नम्मा जी हैं वो कौन है, कहाँ की हैं। तो जो रानी चेन्नम्मा जी हैं ये कर्नाटक की महारानी है, कर्नाटक की रानी थी, ठीक है, कर्नाटक की रानी थी रानी चेन्नम्मा जी। और इन्होंने अंग्रेजों के साथ जो है युद्ध किया था, और साथ में युद्ध करने का मतलब है इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जब युद्ध किया तो आप देखेंगे कि ज़्यादा टाइम तक बेचारी नहीं जो है इनसे टिक पाती। टिक पाने का मतलब है कि जो अंग्रेज है ना वो हर तरह से पहले जो आसपास के लोग हैं उनको अपने में मिला लेते थे, साथ में कोई मतलब अगर हो सके तो मतलब उन्हीं के ग्रुप में कोई उनका सेनापति है उसको ले लेंगे, अपनी साइड मिला लेंगे। तो वो लोग साम दाम दंड भेद सभी को यूज करके जो है युद्ध किया करते थे। और हमारे यहाँ के जो शासक थे वो लोग बहुत मतलब नीति के विरुद्ध जाकर के बिल्कुल भी युद्ध नहीं करते थे। आप देखेंगे कई बार ऐसा हुआ है कि नीति के चक्कर में ही जो हमारे शासक थे वो पराजित हो जाते हैं और जो अंग्रेज हैं वो अपने छल बल से विजयी हो जाते थे। तो वैसे ही आप देखेंगे कि जो रानी चेन्नम्मा जी हैं इन्हें भी 1824 में गिरफ्तार कर लिया जाता है, 1829 में जेल में डाल दिया जाता है और जेल में ही रानी चेन्नम्मा जी की मृत्यु हो जाती है। रानी चेन्नम्मा जी कहाँ से संबंधित हैं, तो कर्नाटक की शासिका थी रानी चेन्नम्मा जी। और जब 1829 में उनकी मृत्यु हो गई तो क्या ऐसा हुआ कि जो रानी चेन्नम्मा जी के द्वारा युद्ध छेड़ा गया था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आगे आप देखेंगे कि कित्तूर में, यानी कि जो कर्नाटक का कित्तूर वाला रीजन है वहां पे शंगोली नामक क्षेत्र है, और उस शंगोली नामक क्षेत्र के जो चौकीदार थे, चौकीदार, उनका नाम क्या था, उनका नाम था रायन्ना, रायन्ना। और ये जो रायन्ना जी हैं इन्होंने इस प्रतिरोध को जारी रखा, लेकिन आगे चल करके 1830 में इन्हें भी पकड़ करके फांसी दे दी गई, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा दिन तक ये आंदोलन नहीं चल सका। तो रानी चेन्नम्मा कहाँ से संबंधित है, कर्नाटका से। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कौन सी नीतियां अपनाई। पहला विकल्प क्या है, युद्ध और कूटनीति। दूसरा विलय और सहायक संधि, ठीक है। तीसरा धार्मिक रूपांतरण और सांस्कृतिक एकीकरण, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका भी जो उत्तर है वो डी वाला हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो अपना साम्राज्य है उसका विस्तार करने के लिए ये सारी नीतियां अपनाई। युद्ध और कूटनीति हमने बताया ही कि स्टार्टिंग में पहले वो लोग कूटनीति का सहारा लेते थे, जैसे सहायक संधि जो है, साइन, आप सहायक संधि साइन कर लीजिए, हमारे साथ किसी और तरह की कोई संधि कर लीजिए, कुछ क्षेत्र को इधर उधर करके संधि कर लीजिए। पहले तो मतलब इस तरह से वो मतलब काम किया करते थे, लेकिन जब लगता था कि नहीं इससे काम नहीं बन रहा है, जो शासक हैं वो इसके लिए तैयार नहीं है, तो वो लोग डायरेक्ट फिर युद्ध भी किया करते थे, जैसे कि मैसूर का हमने उदाहरण देख लिया। और दूसरा कह रहे हैं कि विलय नीति और सहायक संधि, तो हाँ
ये तो है ही। तीसरा करें धार्मिक रूपांतरण और सांस्कृतिक एकीकरण, तो ये बात भी एकदम सही है। और चौथा भी एकदम सही है। तो इसका चौथा का मतलब कि चौथा तो ऑल ऑफ द अबव है, तो सारे के सारे पॉइंट सत्य हैं। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे और वो क्या है, कह रहे हैं कि विलय नीति के तहत किन भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो अब हम लोग विलय नीति देखेंगे। इसके पहले जो हमने देखी थी वो कौन सी थी, वो थी सहायक संधि। और जो सहायक संधि है उसको किसने स्टार्ट किया था, ये आप कमेंट करेंगे कि जो सहायक संधि, क्योंकि कल वाली वीडियो में हमने बताया हुआ है, तो सहायक संधि किनके द्वारा स्टार्ट की गई थी ये आप कमेंट करेंगे। और हम अब देखेंगे विलय नीति। कह रहे हैं झांसी, सतारा, नागपुर, दूसरा अवध, पंजाब, सिंध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मैसूर, त्रावणकोर या कोचीन। तो जो इसका सही उत्तर है क्या हो जाएगा, चलिए पहले बता देते हैं, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। विलय नीति के बारे में कहाँ बताऊं, चलिए यही बता देते हैं। तो जो विलय नीति है ना, वो आप देखेंगे कि जो राज्यों का अधिग्रहण करने की लहर है, उसकी लहर में जो अंतिम लहर है वो चलाई जाती है। कब चलाई जाती है, 1848 से 1856 तक। 1848 से 1856 मतलब 1856 तक। और इसी को ना हड़प नीति भी कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हड़प नीति भी इसी विलय नीति को कहा जाता है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो विलय नीति को जो स्टार्ट करने का काम किया गया है ना, वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, याद रखिएगा कि जो डलहौजी थे ना, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया। और ये विलय नीति में था क्या, तो विलय नीति में कुछ नहीं, बस यही था कि कोई शासक है, अगर उनकी कोई जीवित संतान, वो भी पुत्र, ध्यान से सुनना है, ऐसा नहीं कि कोई पुत्री है तब भी कोई बात नहीं, नहीं, जीवित संतान होनी चाहिए और वो भी बायोलॉजिकल होनी चाहिए, यानी कि आपकी खुद की, कोई गोद वोद ली हुई संतान को नहीं माना जाएगा। आपकी खुद की बायोलॉजिकल संतान हो, ऊपर से लड़का हो, तब ही आपका जो साम्राज्य है वो आगे जो है चलता रहेगा। अगर सपोज दैट आपकी कोई बायोलॉजिकल मेल संतान नहीं है, तो आपका जो राज्य है वो आपके बाद मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा, ठीक है। और सपोज दैट आपने गोद ले रखा हो किसी लड़के को कि ठीक है हम नहीं रहेंगे, तो हमारा जो बच्चा है जिसको हमने गोद लिया हुआ है वो हमारा शासन संभालेगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो इसके क्रम में आप देखेंगे कि कई राज्यों का अधिग्रहण कर लिया गया विलय नीति के तहत। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं, उनको कब जो है इसमें मिलाया गया है इस नीति के तहत। क्योंकि ये जो है क्वेश्चन ना कभी कभी क्रोनोलॉजी में पूछ लेते हैं, कभी कभी डेट दे के पूछ लेंगे कि एक साइड जो है राज्य का नाम है और एक साइड सन दिया हुआ है, आप मैच करो। कई तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो सतारा है ना, सतारा सबसे पहले इस विलय नीति के तहत सतारा को हड़पा गया। कब हड़पा गया, 1848 में। सतारा के बाद जो नंबर लगा वो संबलपुर का मतलब लगा, संबलपुर। और जो संबलपुर है उसको कब हड़प लिया गया, 1850 में। संबलपुर के बाद उदयपुर का जो है नाम आता है, उदयपुर। उदयपुर को कब हड़प लिया, 1852 में। उसके बाद आप देखेंगे नागपुर, और नागपुर को 1853 में। और उसके बाद देखेंगे आप झांसी का नंबर आता है 1854 में। अंततः 1856 में अवध को भी हड़प लिया जाता है, लेकिन अवध में जो है ये वाला जो नियम था कि उनकी बायोलॉजिकल जो मेल संतान है वो हो, मतलब वो ना हो, तो ये वाला जो उनका मतलब कांड चल रहा था वहां पे लागू नहीं हुआ। तो उन्होंने अवध को कुशासन का आरोप लगा करके हड़प लिया था 1856 में। तो सबसे पहले इन्होंने किसको हड़प लिया, सतारा, फिर उसके बाद संबलपुर, फिर उदयपुर, फिर नागपुर, फिर झांसी, फिर अंततः जो है अवध को। मैंने इसको याद किया हुआ था ससाऊ नाज करके, अब थोड़ा अजीब सा है, लेकिन अगर आपको याद रह सके तो आप उसको याद रख लीजिएगा। ससाऊ नाज, ससाऊ नाज ऐसे करके मैंने याद रखा हुआ है। मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप ऐसे ही याद रखें, लेकिन अगर आपको ऐसे याद रहता है तो अच्छी बात है। चलिए फिर एक बार फिर से बता रहे हैं कि विलय नीति के तहत जो कि कब स्टार्ट की गई, 1848 में स्टार्ट की गई। 1856 में जब तक जो है मतलब कि वो होता है ना, 1857 में आप देखेंगे कि रिवोल्ट होता है। 1857 की जो क्रांति है वो होती है, तो उस क्रांति में ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। आप देखेंगे कि जो हमारी महारानी मतलब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा था, तो जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी थी, उनके द्वारा जो मतलब कि
1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया गया था, वो क्यों किया गया था? इसी वजह से किया गया था क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को गोद ले रखा था और अंग्रेज जो है ये मानने से इनकार कर रहे थे कि आपका गोद लिया हुआ जो बच्चा है वो आपका आगे शासन संभालेगा। तो उन्होंने उसको भी 1854 में अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। इसी वजह से आप देखेंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया जाता है। यद्यपि हमारे यहाँ जो भी शासक थे उन सभी ने अपने अपने कारण से 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन पार्टिसिपेट तो किया ही था। 1857 बहुत बड़ा टॉपिक है, उससे बहुत तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं, हम उसको सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी देख रहे हैं। तो हमने देखा किसको किसको इन्होंने किया था, झांसी को किया, सतारा को किया, संबलपुर को किया, नागपुर को किया। तो ठीक है, ये वाला ठीक हो जाएगा। अवध वाला भी किया है, लेकिन पंजाब और सिंध इसमें शामिल नहीं है, बंगाल बिहार इसमें शामिल नहीं है, ये तो 1765 में इनको मिल गया था। मैसूर, त्रावणकोर, कोचीन ये भी नहीं है। इसका जो सही उत्तर है ये वाला हो जाएगा। कहाँ भगा जा रहा है, क्या हो जाएगा कि सतारा और अवध और नागपुर। ठीक है, तो ये वाला इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहे हैं कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए अंग्रेजों ने क्या बहाना बनाया। अभी हमने बताया ना कि जो इनकी विलय नीति थी उसके अंतर्गत अवध को ये लोग अपने साम्राज्य का हिस्सा नहीं बना पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो अवध की जनता है वो अवध के शासक के जो उनका शासनकाल है उससे खुश नहीं है, यानी कि वहाँ की जनता इनके कुशासन से मतलब बहुत त्रस्त आ चुकी है। इस वजह से हम लोग इसको अपने अंडर में लेकर के ठीक से यहाँ पे जो शासन है वो करेंगे। तो सही क्या हो जाएगा, अवध के नवाब का कुशासन। ठीक है, ए वाला जो है वो एकदम सही हो जाएगा कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए अंग्रेजों ने अवध के नवाब के कुशासन का बहाना बनाया था। ए वाला ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। 1857 का जो महान विद्रोह है ये क्यों हुआ। इस वाले चैप्टर में 1857 के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, बस 1857 विद्रोह का नाम आया हुआ है, एक दो पॉइंट्स बताए गए हैं, तो वही से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। कह रहे हैं अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता का गुस्सा, दूसरा सिपाहियों के साथ भेदभाव, तीसरा है चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें नहीं बताए गए हैं एग्जैक्टली, मैंने खुद से बना दिया है ताकि 1857 का जो मतलब विद्रोह हुआ है उसके बारे में कुछ तो मैं आपको बता दूं, बाकी आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी ही। इवन आप देखेंगे इसी में ना INM यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट करके एक चैप्टर है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। और जो INM वाला चैप्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है BPSC के लिए, क्योंकि BPSC जो लोग भी देना चाह रहे हैं उसमें एक सेपरेट जो टॉपिक है वो दिया हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो चलिए इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा डी वाला, सारे के सारे पॉइंट सत्य हैं। आगे चल करके हम इसके बारे में देखेंगे, आज की वीडियो में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि आप बताओ निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है। कई सारे लोग मेरी वीडियो इसी वजह से नहीं देखते होंगे कि मैं वन लाइनर जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस नहीं कराती हूँ, और इसके पीछे का रीजन क्या है कि NCERT से वन लाइनर क्वेश्चंस बनते ही नहीं है। चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि आप बताओ ये जो घटनाएं हैं इनका कालक्रम क्या है। पहले कह रहे हैं 1857 का महान विद्रोह, ठीक है। फिर कह रहे हैं विलय नीति, और ये जो विलय नीति है ये कब की है, मैंने बताया था 1848 से 1856 तक चली है, यानी कि 1848 में शुरू हुई है तो इस शुरू वाला ही माना जाएगा। फिर कह रहे हैं अवध का अधिग्रहण, और ये कब का है, 1856 का है, ठीक है। फिर पंजाब का अधिग्रहण, और ये जो पंजाब वाला ये बात है ये शायद रह गया है, आगे अभी हम आपको बता देंगे कि जो पंजाब है उसको कब अंग्रेजों ने मिला लिया था अपने में। तो अभी तो बता दे रहे हैं, फिर हम बता रहे हैं क्या मैटर हुआ था, कैसे इसको अपने मिलाया गया इनके द्वारा। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का अधिग्रहण किया था। तो घटनाक्रम का मतलब है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई है, कौन सी सबसे बाद में हुई है। तो आप देखें कि सबसे बाद में आना चाहिए 1857 का विद्रोह, और जबकि यहाँ पे पहले ही दे दिया है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर कह रहे हैं विलय नीति यानी 1848, फिर अवध के नवाब मतलब कि अवध का अधिग्रहण 1856, पंजाब का अधिग्रहण 1849, नहीं ये भी नहीं होगा। 1857 का विद्रोह, ठीक है, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहे हैं पंजाब का अधिग्रहण कब हुआ है, तो पंजाब का अधिग्रहण जो है वो 1849 में हुआ, ठीक। फिर विलय नीति, और ये कब की है, 1848, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए अवध का अधिग्रहण कब हुआ, 1856 में, विलय नीति 1848 में, पंजाब का अधिग्रहण जो है ये कब हुआ, 1849 में, 1857 का महान विद्रोह, और जो अवध का अधिग्रहण है ये 1856 में ही हुआ है।
कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। सबसे पहले ये वाला देखते हैं, विलय नीति कब की है? 1848 की है, ठीक। फिर अवध का अधिग्रहण 1856, फिर पंजाब का अधिग्रहण 1849, 1857 का विद्रोह। शायद कोई इसमें बैठ नहीं रहा है। पंजाब का अधिग्रहण 1849, फिर विलय नीति 1848, अवध का अधिग्रहण 1856, विलय नीति 18 नहीं, दरअसल इसमें ना कोई फिट बैठ ही नहीं रहा है। तो चलिए, इसमें कोई फिट बैठ नहीं रहा है, हम लोग एक काम करते हैं ना, जैसे अवध का पहले ये जो पंजाब वाला है इसको यहाँ कर लेते हैं और अवध का अधिग्रहण यहाँ कर लेते हैं और उसके बाद ये फिट बैठ जाएगा, बी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले विलय नीति आई 1848, फिर अवध का जो है नहीं, हाँ ठीक तो है, 1849 में पंजाब को जो है मिला लिया और उसके बाद 1856 में अवध का अधिग्रहण, 1857 का महान विद्रोह। हाँ ठीक है, बी वाला हो जाएगा भैया। थोड़ा सा इसमें जो है ठीक से बैठ नहीं रहा है क्योंकि ऊपर आगे पीछे हो गए हैं। तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले विलय नीति 1848, उसके बाद पंजाब का अधिग्रहण 1849, फिर आता है अवध का अधिग्रहण 1856, फिर आएगा 1857 का महान विद्रोह। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके लिए सॉरी। तो इसका जो उत्तर है बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ रहे हैं, आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि रॉन्ग आपको बताना है। पहला कह रहे हैं कि विलय नीति डलहौजी के द्वारा स्टार्ट की गई। अभी मैंने आपको बताया कि जो विलय नीति है 1848 से 1856 तक चली है, किसके टाइम पीरियड में? तो डलहौजी के टाइम पीरियड में। दूसरा कह रहे हैं इस नीति के तहत यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता था तो उसकी रियासत को हड़प लिया जाता था। तो मैंने बताया ना कि अगर आपका खुद का बायोलॉजिकल मेल जो सन है, वो मतलब कि मेल कोई बच्चा नहीं है, तो फिर आपका जो राज्य है वो ईस्ट इंडिया कंपनी हड़प लेती थी। तो ये पॉइंट भी ठीक है। तीसरा कह रहे हैं सतारा, ये दरअसल संबलपुर है, ये संचलपुर लिखा है, ये संबलपुर है। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी विलय नीति के तहत हड़पी गई कुछ रियासतें थी, ये भी ठीक है। चौथा कह रहे हैं अवध को विलय नीति के तहत नहीं बल्कि कुशासन के आरोप में अधिग्रहित किया गया था। और पूछ क्या रहा है? अवध को विलय नीति के तहत नहीं बल्कि कुशासन के आरोप में अधिग्रहित किया गया था। तो ये भी तो सही है, हमसे पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है। और विलय नीति डलहौजी के द्वारा स्टार्ट की गई, सही है, इस नीति के तहत एकदम सही है। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है भैया। इसमें भी सारे सत्य हैं भाई। ये जो है कौन सा सत्य है? आप ये क्या हो गया था, मैंने क्या नशे में बनाया क्या? तो ये भैया सारे के सारे सत्य हैं। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सत्य है, दा के बाद एक और जो विकल्प है उसको रख लीजिए और वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। फिर से एक बार विलय नीति के बारे में बता रहे हैं। विलय नीति डलहौजी के द्वारा स्टार्ट की गई, ठीक है, इसे हड़प नीति भी कहा जाता है। और इस नीति के तहत यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता था, और पुरुष वारिस में भी कैसे, उसका खुद का बायोलॉजिकल वारिस होना चाहिए, यानी कि खुद की संतान होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो उसकी रियासत को हड़प लिया जाता था। तीसरा, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी विलय नीति के तहत हड़पी गई कुछ रियासतें थी। और चौथा है कि अवध को विलय नीति के तहत नहीं हड़प पाए बल्कि कुशासन का आरोप लगा करके इसको अधिग्रहित किया गया था। और कब किया गया था? 1856 में। और चौथा है, यानी कि अंतिम है पांचवा, कि उपरोक्त सभी। तो सही में हो जाएगा कि सारे के सारे जो विकल्प है वो सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ आपसे हेस्टिंग्स के बारे में पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि आप बताओ हेस्टिंग्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक, पहला विकल्प है कि वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। दूसरा कह रहे हैं कि उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को स्टार्ट किया। तीसरा, उन्होंने न्यायपालिका में कोई सुधार नहीं किया। और चौथा है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग चलाया गया था। हमसे सही पूछा जा रहा है, डी वाला एकदम सही हो जाएगा। ये देखिए चित्र दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो मतलब कि हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एडमंड बर्के, इनके द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया कि जो हेस्टिंग्स हैं इन्होंने बंगाल में जो शासन है वो ढंग से नहीं चलाया, और इसी वजह से इन पर महाभियोग चलाया जाता है ब्रिटेन की संसद में। और ये जो महाभियोग है ये 7 सालों तक चला था। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। ये जो तीसरा वाला विकल्प दिया है कि इन्होंने न्यायपालिका में कोई सुधार नहीं किया, ये बात एकदम गलत है। अब देखेंगे कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं जिसका समय 1773 से 1785 है, ठीक है,
ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, वैसे तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूंकि 2 का विकल्प नहीं था इस वजह से मैंने डी वाला बताया, बाकी ये पहला वाला विकल्प भी ठीक ही है। तो आप देखिए कि जो 1773 से 1785 में इनका समय है, उसमें इन्होंने कई सारे न्याय के क्षेत्र में सुधार किए हैं, और जो उनके द्वारा सुधार किया गया है उसी में आप देखेंगे कि एक नई व्यवस्था इन्होंने चलाई थी, और वो नई व्यवस्था क्या थी कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक तो फौजदारी और दूसरी दीवानी। जो फौजदारी अदालतें हैं उसमें क्या होता था, उसमें कलेक्टर की निगरानी में काजी और मुफ्ती के द्वारा जो भी मामले आते थे वो देखे जाते थे, जबकि जो दीवानी से संबंधित मामले थे, जो इन्होंने दीवानी अदालतें बनाई थी, उसमें उसका जो मुखिया होता था वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, और मौलवी तथा हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे, और फिर उसी कानून, जो भारतीय कानूनों की व्याख्या होती थी, उसी कानून के तहत फिर ये जो दीवानी वाले मामले हैं वो सुने जाते थे। ठीक है, तो ये जो नए मतलब कि इन्होंने बताया कि कोई सुधार नहीं किए, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इन्होंने न्याय मतलब कि न्याय व्यवस्था में सुधार किए हुए हैं, न्यायिक क्षेत्र में इनके द्वारा सुधार किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस नए न्यायालय की स्थापना की गई थी? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी वाला, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हमारे यहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, और इसमें जो हेड थे वो थे एलिजा इम्पे जी। ठीक है, यानी कि जो इसके चीफ होते हैं ना, चीफ जस्टिस, वो कौन थे? वो थे एलिजा इम्पे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो 1774 में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में जो सिपाही शब्द है वो किससे लिया गया था? हमारे पास विकल्प क्या है? फारसी शब्द सिपाही से, अरबी शब्द सिपाही, या फिर हिंदी शब्द सिपाही से, या तुर्की। तो भैया इसका जो सही उत्तर है मतलब सी वाला हो जाएगा। हिंदी शब्द है सिपाही, वहीं से इन्होंने सिपाही शब्द लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, और वो क्या है? कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हमारे पास सही जो विकल्प है वो हमें बताना है। कह रहे हैं कि ये एक व्यापारिक कंपनी थी जो धीरे धीरे एक राजनीतिक शक्ति बन गई। दूसरा, यह एक सैन्य संगठन था जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की। तो सैन्य संगठन तो बिल्कुल नहीं था। कह रहे हैं कि यह एक धार्मिक समूह था, बिल्कुल नहीं। और इसने, यद्यपि हमारे यहाँ इसने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन भैया ये एक धार्मिक समूह नहीं था, ये तो एक व्यापारिक कंपनी थी। फिर कह रहे हैं कि यह एक वैज्ञानिक संस्था, बिल्कुल नहीं। और तो आप देखें कि इसका जो ए वाला है वो सही उत्तर है कि स्टार्टिंग में ये एक व्यापारिक कंपनी थी जो धीरे धीरे करके हमारे यहाँ राजनीतिक शक्ति के रूप में एकदम करता धरता बन गई। तो ए वाला एकदम सही है। अब हम देख रहे हैं ये जो मैप है ये कहाँ से लिया गया? एनसीईआरटी से लिया गया। उसमें ये दिया गया है, और क्या दिया गया है, कैसे स्टार्टिंग में जो ब्रिटिश का क्षेत्र था, यानी कि जब भारत देश में आए स्टार्टिंग में, तो उनके द्वारा कहाँ कहाँ पे अपना जो है अड्डा जमाया गया, और कैसे धीरे धीरे आते आते उन्होंने पूरे भारत का ही जो क्षेत्र है वो अपने कब्जे में कर लिया। तो चलिए देखिए, ये वाला जो चित्र है ये भारत देश में जो येलो कलर वाला दिखा रहा है ना, येलो कलर वाला, ये ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र को दर्शा रहा है। जो नारंगी कलर का है वो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं जो क्षेत्र हैं उनको दर्शा रहा है। तो आप देखिए 1797 में जो मतलब कि 1797 है, उस टाइम पीरियड में जो हमारे यहाँ मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो कितने क्षेत्रों पर था? तो आप देखिए कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो रीजन है उधर है, कुछ उत्तर प्रदेश का भी रीजन है। इधर आप देखेंगे कि जो मतलब कि उड़ीसा के नीचे वाला है ना, हैदराबाद, सॉरी हैदराबाद नहीं, उसको दरअसल आंध्र प्रदेश बोलते हैं। आंध्र प्रदेश वाला कुछ रीजन है, इधर कर्नाटक वाला कुछ रीजन है, केरल वाला कुछ रीजन है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है 1797 में। 1797 के बाद जब और आगे आप आएंगे 1840 तक, तो 1840 तक आप देखिए कि इस धर का पूरा रीजन दक्षिण भारत में, लगभग मैसूर वाला जो क्षेत्र है उसको छोड़ दीजिए, और साथ में केरल का कुछ एरिया है इसको छोड़ दीजिए, तो लगभग दक्षिण भारत पे इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक, इधर आप देखिए नेपाल, मतलब नेपाल जो काठमांडू है उसको छोड़िए, तो हमारा जो भारत वाला रीजन है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, जो मतलब कि नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, वो सब का सब
अंग्रेजों के जो है क्षेत्र में आ गया था। तो ये इधर का क्षेत्र मतलब इतना इनका हो गया, ठीक है। आगे आप देखिए कि जो 1857 का समय है, उधर आप जब जाएंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग पूरे भारत देश में कोई ही ऐसा रीजन बचा हुआ है जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा नहीं है, वरना पूरा भारत इनके कब्जे में आ चुका है। तो एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी कैसे हमारे यहाँ में जो आंतरिक कला थे उनका फायदा उठा करके पूरे भारत देश पे ही कब्जा कर बैठी है, उसका जो एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ पे मैप के माध्यम से दिखाया गया है हमारी एनसीईआरटी में। तो देखिए, शायद ही कुछ रीजन देख लीजिए, जैसे मैसूर बचा हुआ है, हैदराबाद बचा हुआ है, इधर लखनऊ तो पहले ही आ गया था तो ये तो नहीं होगा। दिल्ली का भी कुछ इलाका, और ये जो बड़ौदा वाला गुजरात वाला रीजन है, इधर जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, इधर नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ 1-2 रीजन है, इन्हीं को छोड़ दीजिए, बाकी लगभग आपको पूरे भारत पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका शासन देखने को मिल जाएगा। और ये कब का चित्र दिखाया गया है? 1857 का, ठीक है। तो ये आपको दिखाना जरूरी था, हमको लगा कि आपको बताना चाहिए, इस वजह से हमने ये चित्र लिया हुआ था एनसीईआरटी से। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा जो है कंफ्यूजन हुआ, कंफ्यूजन होने का मतलब है उसमें सही गलत में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वो हालांकि मैंने सही करवा दिया है, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन थोड़ा देख के बनाएंगे, पता नहीं कैसे गलती हुई। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे महत्वपूर्ण थी? विकल्प क्या है? 1857 का विद्रोह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत का विभाजन या भारत की स्वतंत्रता। तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा कि 1857 का जो विद्रोह है वो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, ठीक है, ये वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखिए, जो एनसीईआरटी है ना, आप उसके लास्ट में देखेंगे अन्यत्र करके एक पॉइंट दिया रहता है। तो आज के जो अन्यत्र वाला है उसमें क्या दिया गया है? उसमें दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार से संबंधित पॉइंट्स दिए हुए हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। मैंने इससे क्वेश्चन नहीं बनाया है, पूरा स्क्रीनशॉट लेके रखा है। तो अब देखिए, डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं। जल्द ही दास व्यापार उनके द्वारा शुरू किया गया। लोगों को बंधक बना करके जंजीरों से बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित जो केप ऑफ गुड होप है या केप है, निजी स्वामित्व में दासों की संख्या आप देखें कि 36,774 थी, यानी कि इतने सारे दास हो चुके थे। आगे आपसे बता रहे हैं कि 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी को अपने आंखों से देखा और उसका ब्यौरा प्रस्तुत किया है। लोग इंसानों को ही मतलब कि इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। इसका जो रिजल्ट है, इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ दिखाया गया है। आप देखिए कितनी बर्बरता पूर्वक इनके साथ व्यवहार किया जाता था, कितने निर्दयी रहे हैं हमेशा से ही इंसान, उसका जो एग्जाम्पल है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो उन्होंने जो ब्यौरा प्रस्तुत किया है उसको देखिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे, ठीक है। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा, उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। मतलब इससे ज्यादा बर्बरता और इससे ज्यादा नीच काम और क्या हो सकता है कि मासूम बच्चों को उनके माँ बाप से अलग कर दिया गया। मतलब थैंक गॉड कि हम लोग आजाद भारत में पैदा हुए हैं। ईश्वर का शुक्र मनाइए कि हम, ईश्वर का नहीं, सबसे ज्यादा तो शुक्र मनाना चाहिए जो संविधान सभा के लोग थे, जो संविधान सभा के मेंबर्स थे, जिन्होंने हमें मतलब एक ऐसा संविधान दिया जिसके तहत आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और उन वीरों को नमन है जिन्होंने हमें आज़ाद किया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमें एक मतलब स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना क्या होता है उसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और आज हम लोग स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। तो ईश्वर का भी शुक्र करना चाहिए, उन वीर सपूतों को भी नमन करना चाहिए। तो ये आप देखिए, ये एक चित्र दिया हुआ था, मतलब अफ्रीका में जो दास व्यापार है उससे संबंधित। चलिए अब जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया रहता है उसको भी देख लेते हैं। इसमें आज वाले में केवल और केवल मैच द फॉलोइंग था तो मैंने उसको लिया हुआ है। यद्यपि मैंने सारे पॉइंट्स कराए हुए हैं पूरी वीडियो में, लेकिन फिर भी हम ये वाला क्वेश्चन, वैसे एक लोग
चलिए इसको ना आपके लिए छोड़ देते हैं। जो अगला क्वेश्चन मतलब हम लोग जो अगला अपना वीडियो लाएंगे उसमें इस क्वेश्चन को करा के उसके बाद जो अपना वीडियो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, एकदम इजी है, सब मैंने बताया हुआ है आज ही की वीडियो में, मतलब आज और कल दोनों की वीडियो में मिला करके। तो आप इसको कमेंट जरूर करिएगा कि किसका किससे जो है मैच होगा। तो ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप लोगों ने वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को थैंक्स, और लगातार हमारे साथ बने रहें। और जो हमारी लूसेंट पॉलिटी वाली सीरीज चल रही है एमसीक्यू की, उसको देखना ना भूलें। साथ में हमने अपने इसी चैनल पे डेली न्यूज़ की जो मतलब डेली न्यूज़ करके एक टॉपिक हर दिन न्यूज़पेपर से कोई एक टॉपिक लेकर के उसको कवर करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसको केवल न्यूज़ के माध्यम से नहीं कि केवल न्यूज़ है चलो उसको न्यूज़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उस न्यूज़ से, उस हिसाब से हम लोग उसको कवर करते हैं। आप लोग चाहें तो उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। और आज हमने दिल्ली इलेक्शन में क्या कुछ खास बातें रही हैं उसको कवर किया हुआ है। क्या आज न्यूज़ में था दिल्ली इलेक्शन से संबंधित, उसको देखा हुआ है। आप चाहें तो उसको जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद। लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। फिर मिलते हैं।